हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का यूनिट 4, जिसमें हम देखेंगे आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो गाइस, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या होता है, इसको हम टेक्निकल टर्म्स में समझने से पहले इसको हम अपने जनरल टर्म्स में समझ लेते हैं कि आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन आखिर होता क्या है। तो गाइस, मान लीजिए कि आपने कोई भी एक टैबलेट बनाया या कोई भी सिरप बनाया, तो अकॉर्डिंग टू रूल वो जो सिरप है वो 100% जो है बनना चाहिए। ठीक है, मतलब उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो सारा कुछ उसका जो भी टेस्ट वगैरह जब हम करते हैं तो वो 100% वो उस टेस्ट को पास करना चाहिए। लेकिन जब हमने उस सिरप को बनाया या किसी भी टैबलेट को बनाया तो जो हमारा रिज़ल्ट है वो 100% नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। मतलब हमको जितना रिज़ल्ट चाहिए उससे हमको कम मिल रहा है, तो वही चीज़ है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं अब। इफ़ द एनालिटिकल रिजल्ट ऑफ बैच एंड मटेरियल आर फॉलिंग आउट ऑफ द outside of the established specification range is called and considered as out of specification। तो वही है कि जब किसी भी हम बैच का एनालिटिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो वो जो उसका स्पेसिफिकेशन रेंज है वो कम आता है जितना रहता है उससे, तो उसी को हम बोलते हैं आउट ऑफ स्पेसिफिकेशंस। तो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन को हैंडल करने के लिए बहुत सारे गाइडलाइंस दिए गए हैं। तो इसमें से है, फर्स्ट है MHRA guidelines for out of specification and CDER guidelines for OOS and PIC guidelines for OOS। तो MHRA का फुल फॉर्म होता है मेडिकल एंड हेल्थ केयर रेगुलेटरी एजेंसी। CDER का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर ड्रग इवेल्युएशन एंड रिसर्च। एंड थर्ड है PIC, तो इसका फुल फॉर्म होता है फार्मास्यूटिकल इंस्पेक्शन कन्वेक्शन। तो ये कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं जो कि आउट ऑफ स्पेसिफिकेशंस को हैंडल करने के लिए हैं। तो अब हम देखते हैं कि आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो हमको कब एब्जॉर्ब होता है। तो ये जब हम किसी भी चीज़ का स्टेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जैसे कि कोई भी सिरप बनाया हमने, तो जब हमने उसका स्टेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म किया तो हमको पता चला कि ये जो है 100% नहीं है, प्योर नहीं है, मतलब इसकी क्वालिटी जो है वो 100% नहीं है। एंड फिनिश API इंटरमीडिएट्स इन प्रोसेस, तो हम प्रोसेस के दौरान जब उसकी टेस्टिंग करते हैं तो पता चलता है कि रिज़ल्ट जो है वो 100% नहीं आ रहा है। रॉ मटेरियल हो गया एंड पैकेजिंग मटेरियल्स। तो जब हम इन सभी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो 100% नहीं आया है, या जितना चाहिए हमको रिज़ल्ट उतना हमको नहीं मिला है। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन फाउंड ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। तो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो मेनली ये 3 रीजन्स के कारण होते हैं। फर्स्ट है इसमें लेबोरेटरी, एंड सेकंड है प्रोसेस रिलेटेड, एंड थर्ड है सैंपल होमोजेनिटी। तो ये 3 रीज़न हैं जिसके कारण आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो होता है। तो इसको हम वन बाय वन डिटेल से देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं लेबोरेटरी इरोर। तो लेबोरेटरी इरोर क्यों होता है, तो सबसे पहला इसका रीज़न है मेथड ऑफ एनालिसिस। तो आप जिस भी मेथड का यूज़ कर रहे हैं एनालिसिस के लिए, तो अगर वो मेथड सही नहीं है तो जो रिज़ल्ट भी आपका सही नहीं आएगा। सेकंड है इरोर इन कैलकुलेशन। तो आप कैलकुलेशन करने में कोई भी गलती हो रही है आपसे, ठीक है, आप प्रॉपर डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसके कारण भी आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो फाउंड होता है। एंड थर्ड है एनालाइज्ड इरोर। तो जो भी पर्सन जो है वो एनालिसिस परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो उसने कोई इरोर किया, ठीक है, उसके थ्रू कोई इरर आया तो उसके कारण भी हो सकता है। देन फोर्थ है इंस्ट्रूमेंट फेलवर। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है, जैसे कि आपने वेइंग बैलेंस यूज़ किया तो प्रॉपरली मतलब डाटा दिखा नहीं रहा, शो नहीं कर रहा है, ठीक है, एक्यूरेट नहीं है, तो उसके कारण भी हो सकता है। यूज़ ऑफ नॉन कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट। तो आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं जो कि कैलिब्रेटेड नहीं है, तो इसके कारण भी आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो फाउंड होता है। तो ये है लेबोरेटरी इरोर्स। तो इसमें हमने बेसिकली 5 पॉइंट्स देखे हैं, जो कि है मेथड ऑफ एनालिसिस, इरोर इन कैलकुलेशन, थर्ड है एनालाइज्ड इरोर, फोर्थ है इंस्ट्रूमेंट फेलवर, एंड यूज़ ऑफ नॉन कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट। तो ये 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट
लेबोरेटरी इरोर्स हैं। देन सेकंड आता है हमारा प्रोसेस रिलेटेड इरोर। तो प्रोसेस रिलेटेड मतलब जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं, जैसे कि ऑपरेशन इरोर, ठीक है, मतलब सॉरी ऑपरेटर इरोर। तो जो भी पर्सन उसको ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, जैसे कि कोई भी टैबलेट बना रहा है, सिरप बना रहा है, तो उसको जो भी ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, तो उसके द्वारा कोई भी अगर गलती हो रही है, उसके द्वारा कोई भी जो भी एरर्स आ रही है, तो वो चीज़, तो उसके कारण हमको आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो फाउंड होता है। देन सेकंड है इक्विपमेंट फेलुअर। तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि इक्विपमेंट फेलुअर है, मतलब वो प्रॉपरली अपना डाटा शो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या अनकैलिब्रेटेड है, तो उसके कारण भी वो होता है। एंड थर्ड है डेविएशन द वैलिडेटेड प्रोसीजर, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी प्रोसीजर है, कि जैसे कि चाय बनाने की प्रोसीजर है, तो उसमें पहले आपको वाटर डालना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें शुगर एंड जो टी लीव्स है उसको डालना होता है। तो आपने उस वैलिडेटेड प्रोसीजर में कोई भी गलतियाँ कर दी, ठीक है, तो उसके कारण भी जो है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन होता है। क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएट यूज़, ठीक है। तो आप जो भी रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं अपने फाइनल प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करने के लिए या उसका प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे कि आप सब्जी बनाने के लिए आलू का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आलू जो है वो अच्छे क्वालिटी का नहीं है, ठीक है, या तो सड़ा बड़ा वाला आलू आपने यूज़ कर लिया है, ठीक है, तो इससे आपकी सब्जी भी उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं रहेगी, उतनी टेस्टी नहीं रहेगी, क्योंकि आपने रॉ मटेरियल जो है जो यूज़ किया है वो आपने अच्छा क्वालिटी का यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएट यूज़ इन प्रोसेस कंट्रोल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस आप जो भी उसमें मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें कोई भी अल्ट्रेशन कर रहे हो, उसमें चेंज कर रहे हो, तो उसके कारण भी आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो होता है। देन थर्ड है सैंपल होमोजेनिटी, ठीक है। तो इसमें आता है सैंपल एरर, हैंडलिंग ऑफ सैंपल, पूलिंग ऑफ सैंपल। तो सैंपल एरर मतलब जो भी आप सैंपल यूज़ कर रहे हैं वो सैंपल ही सही नहीं है, ठीक है। हैंडलिंग ऑफ सैंपल्स, आप सैंपल्स को कैसे हैंडल कर रहे हो, ठीक है, उसको कैसे लोड कर रहे हो इक्विपमेंट्स में, और आपको कैसे लोड करना चाहिए उसको, ठीक है। एंड देन थर्ड है पूलिंग ऑफ सैंपल, ठीक है, तो उसको आप कैसे कलेक्ट करके रखते हो। तो इन सब चीज़ से भी जो है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो ऑब्जर्व होता है। देन है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीजर फॉर आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन। तो इसके लिए बेसिकली 2 रूल्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है एज पर MHRA, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल एंड हेल्थ केयर रिसर्च रेगुलेटरी एजेंसी। एंड सेकेंड है एज पर CDER। तो इन दोनों ने इस आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपना अलग अलग रूल दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट आता है, इसमें हम देखेंगे MHRA के अकॉर्डिंग। तो इसमें बेसिकली 3 फेजेस होते हैं। तो इसमें फर्स्ट फेज़ हम देखते हैं फेज़ वन इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है, प्राइमरी एंड एक्सटेंडेड लैब इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। देन सेकंड आता है फेज़ 2 इन्वेस्टिगेशन। तो फेज़ 2 इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो ये फेज़ 2 इन्वेस्टिगेशन है। देन थर्ड है फेज़ 3 इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें क्या आता है, एक्सटेंडेड मैन्युफैक्चरिंग, रीसैम्पलिंग एंड री एनालिसिस। तो ये 3 फेसेस हैं एस OOS इन्वेस्टिगेशंस के। तो अब हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं डिटेल से, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आता है इन फेज़ 1 इन्वेस्टिगेशन। तो इसको हम लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है। तो इसमें क्या होता है, जितने भी डॉक्यूमेंट बनाए गए थे किसी भी प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो उसमें इसमें उसका क्या करते हैं, हम रीचेकिंग करते हैं विथ सेम एनालाइज्ड। मतलब जिस भी पर्सन ने उस प्रोसेस को कंप्लीट किया है या उस प्रोडक्ट को बनाया है, उसका प्रोडक्शन किया है, ठीक है, तो वो उसी पर्सन के साथ उस डॉक्यूमेंटेशन की क्या करते हैं, हम रीचेकिंग करते हैं इसमें। एंड रीटेस्टिंग विथ डिफरेंट एनालाइज विथ ओरिजिनल सैंपल। तो वो जो भी हमारा ओरिजिनल सैंपल रहेगा उसको हम डिफरेंट एनालाइज के साथ उसकी फिर से क्या करेंगे, हम रीटेस्टिंग करते हैं। देन सेकेंड आता है फेज़ 2 इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें हम जो भी प्रोडक्शन पर्सन है उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो इसमें है फर्स्ट प्रोसेस पैरामीटर, ड्राइंग पैरामीटर, इनपुट रॉ मटेरियल्स क्वालिटी, ट्रेनिंग ऑफ पर्सन्स,
क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन एंड कंटामिनेशन। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि फेज़ 2 इन्वेस्टिगेशन में हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। जैसे पूरे प्रोसेस पैरामीटर हो गया, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए कौन से प्रोसेस का यूज़ हो रहा है, क्या क्या उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उसको करने के लिए, ठीक है। देन ड्राइंग पैरामीटर, तो आपको उस चीज़ को कितने टाइम तक उसको ड्राई करना था, ये चीज़, ठीक है। इनपुट रॉ मटेरियल क्वालिटी, ठीक है, तो आप जो भी रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी कैसी है। एंड फोर्थ है ट्रेनिंग ऑफ पर्सन, ठीक है, आप जो भी पर्सन उसको उस प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो प्रॉपरली ट्रेन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसको कुछ आता ही नहीं है और वो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए चले गया है, तो वो उसके कारण तो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो ऑब्जर्व होगा। क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, तो आप जो भी पर्सन है वहाँ पे वो प्रॉपरली इक्विपमेंट के क्लीनिंग नहीं कर रहा है उसको यूज़ करने से पहले या यूज़ करने के बाद, तो इसके कारण भी आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो ऑब्जर्व होता है। इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है फेज़ 2 इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत आती है। देन थर्ड है इन्वेस्टिगेशन फेज़ 3 इन्वेस्टिगेशन, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, एंड जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं जो फॉलोइंग थिंग्स जो हम बताने वाले हैं उन सब चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसे कि सैम्पलिंग इरोर बाय द पर्सन, तो जो पर्सन है वो सैम्पलिंग के दौरान क्या उसके मतलब क्या एरर आ रहा है जब वो सैम्पल कर रहा है, सैम्पलिंग कर रहा है, तो ठीक है। सेकंड है अथोराइज फॉर रीसैम्पलिंग इफ़ रिक्वायर्ड, तो उसको अथोराइजेशन है कि नहीं रीसैम्पलिंग करने के लिए ये चीज़ें। डिसाइड द फैट ऑफ बैच बाय क्यूए हेड, तो उसकी जो विधि है बैच की बनाने के लिए उसको जो क्यूए हेड जो है वो डिसाइड करता है। री एनालिसिस ऑफ रीसैम्पल मटेरियल विद डिफरेंट एनालाइज्ड, इफ़ रूट कॉज फाउंड डिफाइन द करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, ठीक है। तो आपको जो भी कोई उसमें रूट कॉज मिला है, जैसे कि ठीक है अगर चाय बना रहे हो तो उसमें शुगर की कंसनट्रेशन वो ज़्यादा हो गई है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन जो है फॉलो करेंगे, मतलब उसमें हम शुगर की मात्रा कम करेंगे, ठीक है, और ये चीज़ कभी दोबारा ना हो इसका ध्यान रखेंगे, ठीक। लेकिन अगर हमको कोई भी रूट कॉज फाउंड नहीं हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे R&D तक उसको डाइवर्टेड कर देंगे। तो ये है फेज़ 3 इन्वेस्टिगेशन, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे एज़ पर CDER, तो एज़ पर CDER इसमें 2 फेसेस होते हैं। फेज़ 1 इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें क्या है प्राइमरी एंड एक्सटेंडेड लैब इन्वेस्टिगेशन आता है। देन सेकेंड है फेज़ 2 इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड सैम्पलिंग एंड री एनालिसिस जो है वो होता है। तो मतलब ये सेम ही है, बस इसमें जो अकॉर्डिंग टू MHRA के अकॉर्डिंग जो है 3 फेसेस होते हैं और एज़ पर CDER इसमें 2 फेसेस होते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज। तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें रीटेस्टिंग, रीसैम्पलिंग एंड री एनालिसिस। तो ये तीनों टर्म्स जो है वो काफ़ी अलग हैं एक दूसरे से, तो हम इसको जानते हैं कि ये आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीटेस्टिंग। तो रीटेस्टिंग का मतलब यही होता है कि जब हम फेज़ 1 लेबोरेटरी इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमारा जो ओरिजिनल सैंपल होता है उसका हम एनालिसिस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रीटेस्टिंग। देन सेकंड है रीसैम्पलिंग, तो जो हमारा ओरिजिनल जो बैच रहता है, ठीक है, उसको जो क्यूए हेड है वो सेकेंड टाइम उसको क्या करते हैं एनालिसिस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रीसैम्पलिंग। मतलब रीटेस्टिंग होने के बाद जो क्यूए हेड जो है उसको फिर से एनालिसिस करते हैं, उसको हम बोलते हैं रीसैम्पलिंग। देन थर्ड है री एनालिसिस, मतलब जो रीसैम्पल मटेरियल होता है उसका वेरिफिकेशन करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं री एनालिसिस। तो ये तीन जो है टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे, रीटेस्टिंग, रीसैम्पलिंग एंड री एनालिसिस। तो अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ OOS ऑन रेगुलेटरी। तो इसका फर्स्ट इम्पैक्ट यह है कि हमको कोई भी चीज़, हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमको स्टेबिलिटी स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। सेकंड है OOS शुड बी रिपोर्टेड टू RA, मीन्स जो रेगुलेटरी अफेयर्स होते हैं उनको रिपोर्ट करना पड़ता है अगर कोई भी जो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है अगर किसी भी प्रोडक्ट में है, तो OOS बैच शुड नॉट बी सोल्ड टू द रेगुलेटरी मार्केट, तो हम इसको रेगुलेटरी मार्केट में नहीं बेच सकते। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन बैच कैन नॉट बी ब्लेंड विद फ्रेश अप्रूव्ड बैच,
तो कोई भी अगर जो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन बैच है, ठीक है, तो उसको हम फ्रेश अप्रूव्ड बैच के साथ उसको हम ब्लेंड नहीं कर सकते हैं। देन फिफ्थ पॉइंट है OOS बैच कैन नॉट बी डायरेक्टली सेल टू द मार्केट। तो हम इसको मार्केट में इसको डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका रिज़ल्ट जो है जितना आना चाहिए था, मतलब हमको 100% इसका रिज़ल्ट चाहिए था, तभी तो ये अपना एक्शन शो करेगा। तो अगर इसका जो है रिज़ल्ट ही सही नहीं आया है, तो हम इसको रेगुलेटरी मार्केट में हम डायरेक्टली कैसे सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसका इम्पेक्ट OOS का रेगुलेटरी मार्केट पे। तो गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।